सो गाइस, हुआ वही जिसका डर था। हमारा हम्टी डम्टी जो है वो शदीद बीमार हो गया है। ये बेचारा जब से आया हुआ है ना कुछ खा रहा था और सही से चल भी नहीं पा रहा था। और इसको जहां से लेके आए थे ये वहीं से बीमार था, क्योंकि जब मैंने इसको छोड़ा था तो मुझे ये हल्का हल्का इसको बुखार लग रहा था। तो गाइस, कल इसकी बहुत शदीद हालत खराब थी और मैं दुआ ही कर रहा था कि ये किसी तरह बच जाए, क्योंकि ये बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक आधा दिन और है। भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस मेडिसिन का पता चल रहा है वो इसको दी जा रही है। ये खाने में बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा, तो खाली पेट इसको मेडिसिन देना भी बेकार है। तो मैंने भरपूर कोशिश की है कि इसको कुछ ना कुछ खाने को दिया जाए, फिर ही इसको मेडिसिन दी जाए। अगर खाली पेट इसको मेडिसिन देंगे तो वो इतनी असर नहीं करेगी। तो गाइस, कल तो इसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी और बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, लेकिन इसको मेडिसिन देने के बाद आज कुछ थोड़ा सा ये बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी उठ नहीं पा रहा। कोशिश भरपूर कर रहे हैं कि ये बच जाए, लेकिन ना खाने की वजह से बहुत ज्यादा ये ना वीक होता जा रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना खाने को कुछ ना कुछ देते रहें। यहाँ पे जगह साफ कर लेते हैं, अखबार चेंज कर लेते हैं। अखबार पड़ी ये फॉर्म पे, वहां से जल्दी से अखबार ला के चेंज कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉब के लिए हमने दोबारा टोकरी ला के रखी थी और यहाँ पे डमी एग्स भी ला के रखे थे। यहाँ पे इन्होंने भूसा तो नहीं रहने दिया, तो भूसा दोबारा फिर इन्होंने नीचे गिरा दिया और टोकरी को भी अपनी जगह पे हिला दिया। लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज है, और वो ये है कि एस्ट्रोलॉब ने अंडा दिया है लेकिन तोड़ा नहीं है, हल्का सा टूट गया है। टाइमली मैं यहाँ पे आ गया हूँ, वरना ये भी अंडा नहीं मिलना था। वो उठा लेते हैं इससे पहले कि ये दोबारा अंडा तोड़ के और खा जाएं। इन्होंने कोशिश की है तोड़ने की, लेकिन बच गया है। कल भी एक इन्होंने अंडा तोड़ के खा लिया है। ये अभी नई नई है यहाँ पे, कुछ टाइम गुजारेंगी तो उम्मीद है कि यहाँ की यूज हो जाएंगी और अंडे भी हमें सही सलामत मिलते रहेंगे। तो गाइज, मैंने इसकी जगह साफ भी कर दी और अखबार भी बदल दी है। अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये बच जाए और हर तरह की मेडिसिन भी दे रहे हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए इसकी। और आप सब दोस्त भी इसके लिए दुआ करें, क्योंकि ये तो अभी कुछ दिन ही हुए थे हमारे पास आया था और इसकी तबीयत भी खराब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे पेट्स की तबीयत कुछ इतनी बेहतर नहीं है। मैं 2 दिन इसी चक्कर में बिजी रहा कि पता नहीं क्या वजह है कि हमारे पेट्स जो है वो बीमार होते जा रहे हैं। असल में होता ये है कि जितने भी मुर्गे मुर्गियां हैं इनको बहुत जल्दी बीमारी का अटैक होता है। तो हमारा जो हम्टी डम्टी था वो भी ऐसे ही, जैसे ही वो आया है तो बीमार हो गया। और जो हमारी बाकी भी इस टाइम मुर्गी हैं वो भी कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं है। उसकी वजह ये है कि कल रात अचानक शदीद किस्म की आंधी चल पड़ी और उसके नतीजे में हुआ ये कि टेम्परेचर 6-7 डिग्री नीचे आ गया। क्योंकि जो कल तेज हवा चली है वो बहुत शदीद ठंडी थी, तो टेम्परेचर का अचानक नीचे आ जाना, तो इससे मुर्गियाँ बहुत जल्दी इफेक्ट होती हैं। आज सुबह जैसे ही मैं फार्म पे आया हूँ तो जब मैंने आके देखा तो मुर्गियों की हालत कुछ बेहतर नहीं थी। ये जब से लेकर आए हैं कभी भी इतनी सुस्त नहीं मैंने देखी, और इस टाइम ये बिल्कुल सुस्त है। और जैसे ही मैंने सुबह आके इनको दाना डाला तो हमारी सब्राइड की फीमेल भी सुस्त थी, और इसके अलावा ये हमारा जो सिल्की वाइट का मेल था ये भी सुस्त हो गया है। ये तो इतना शरारती था कि ये बाकी मुर्गियों को बहुत ज़्यादा तंग करता था, लेकिन इस टाइम इसकी अपनी हालत बेहतर नहीं है। इसके अलावा हमारी हम्टी डम्टी की भी फीमेल जो थी वो भी बड़ी शदीद बीमार हुई है। उसको भी सर्दी का अटैक हो गया है, और वैसे भी वो हम्टी डम्टी के साथ रही है तो उसको भी मुझे लगता है कि जो उसको बीमारी थी वो इसमें भी आ गई है। उसको घर में लेके जाने का मकसद भी ये था कि बाकी मुर्गियों को बीमारी ना लगे, क्योंकि बर्ड्स में होता ये है कि एक दूसरे को बीमारी शिफ्ट होती है। तो मैं इसको लेके घर इसी वजह से गया था कि हमारी बाकी मुर्गियां बीमार ना हो और इसके अलावा उसकी केयर भी ज़रा अच्छे से हो सके। तो ये हालत है जी हम्टी डम्टी की फीमेल की। मुझे लगता है कि आज इसको भी उधर शिफ्ट करना पड़ना है, क्योंकि इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और खाने पीने में भी ये कुछ भी नहीं खा रही। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इसको ना बुखार है। वैसे मैंने इसको सुबह आते सारी सिरप पिला दिया था, तो आज इसको भी उधर ही घर ले जाते हैं ताकि इसकी भी केयर हो सके, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं खा रही। अगर ये खाएगी नहीं तो ये मजीद से मजीद कमज़ोर होती जाएगी और फिर इसका रिकवर हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इनको पैनाडोल ला के पिलाई जाए, क्योंकि मेरा जो सिल्की वाइट का मेल है वो मुसलसल छींके मार रहा है। इसको ठंड काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, फौरन यहाँ से एरिनेक और पैनाडोल का सिरप ला के इनको पिला दूँ।
तो गाइज मैं एरिनेक और पैनाडोल बुखार के लिए ले आया हूँ और अब देखते हैं कि सिल्की कहाँ पे है। ये खड़ा है जी हमारा सिल्की और आप देखें कि कैसे सुस्त हुआ पड़ा है। इस टाइम इसको छींकें भी आ रही हैं और मुझे लगता है कि बुखार भी है। 2-3 दिन में मुर्गों और मुर्गियों ने मुझे डॉक्टर बना दिया है, क्योंकि मैं देख देख के वीडियोस क्या चीज़ देनी चाहिए, और वैसे भी एक दोस्त हैं वो मुझे गाइड भी कर रहे हैं कि किस तरह क्या चीज़ देनी चाहिए। कुछ मैं चीज़ें सीख गया हूँ के पता चल जाता है कि अब इसको क्या बीमारी हुई है। इस टाइम इसके फेस को पकड़ के महसूस हो रहा है कि इसको ना बुखार हो गया है। मौसम अचानक चेंज हुआ है तो उसने ना इसको भी बीमार कर दिया, हालांकि बिल्कुल ठीक था, कोई इसको मसला नहीं था। तो दोस्तों सिल्की को तो मैंने दे दिया, अब ये सब्राइट को भी दे देते हैं और बाकी सिल्वर सब्राइट को भी दे देते हैं। वैसे सिल्वर सब्राइट हमारी बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन मुझे एक दो मादी मुझे थोड़ा सा ना डाउन सी लग रही हैं, तो इनको भी दे देते हैं ताकि कोई मसला ना हो। ये तो बहुत ज़्यादा बीमार लग रही है। ये हमारे स्नो बॉल के काम देखें, आपस में लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आपस में, अभी भी लड़ रहे हैं। जब भी मैं इनको उठा के केज के अंदर डालता हूँ तो एक दूसरे को जो है ना ये जोर जोर से चंडे करवाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा लड़ते हैं, पता नहीं क्या वजह है। या तो ये दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल हैं। सब बर्ड्स को मैंने मेडिसिन दे दी है, होपफुली अब ये 1-2 दिन में रिकवर कर जाएंगे, और उम्मीद है कि टेम्परेचर भी जो है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। असल में हुआ यही कि रात को बहुत तेज़ आंधी आई और कहीं बारिश हुई है, तो उस वजह से बड़ी शदीद ठंडक हो गई थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमारी मुर्गियों पे ये इतना ज़्यादा असर डाल के जाएगा। तो गाइस हमारे रैबिट्स जो हैं वो यहाँ पे आगे इकट्ठे हो गए हैं। इनके बारे में भी एक बैड न्यूज़ ये है कि हमारा एक रैबिट जो है वो मर गया है, पता नहीं उसको क्या हुआ। हालांकि खाने पीने में इनको सारी चीज़ें दी जा रही हैं जो ये खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जा रही जो ये नहीं खाते या इनके लिए नुकसानदेह हो। और इनके यहाँ पे सफाई भी करते हैं, कल यहाँ पे अच्छी खासी सफाई करने के बावजूद अब यहाँ पे थोड़ा सा गंदा है। जो वो रैबिट मरा है वो भी समझ नहीं आई कि किस वजह से मरा है, कोई ऐसी चीज नहीं डाली जा रही कि जिस वजह से कोई इनको नुकसान पहुंचे, और पता नहीं क्या वजह हुई है कि अच्छा भला मैं उसे देख के गया हूँ दोपहर को, और जब मैंने रात को आके देखा तो रैबिट मरा हुआ था। जब मैंने उसे देखा यहाँ पे मरा हुआ तो मैंने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया था और ऊपर ग्रीन नेट डाल दिया था, लेकिन रात को या अगले दिन बिल्ली आई है और वो यहाँ से उठा के ले गई रैबिट को। तो गाइज यही सारा कुछ देखने के बाद मेरा फिर 1-2 दिन वीडियो बिल्कुल बनाने का मूड नहीं किया, क्योंकि हमारा रैबिट भी मर गया और उसके अलावा हम्टी डम्टी था वो भी बड़ा शदीद बीमार हो गया। लेकिन इसका शुक्र है कि जो हमने यहाँ पे जावा, फिंचेस और बटरीज रखी हुई हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है, शुक्र है इनको कुछ नहीं हुआ ठंडी हवा से। इस चीज का तो मुझे एक्सपीरियंस है कि बजरीज को जल्दी कुछ नहीं होता और ना ज्यादा बीमारी लगती है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत ज्यादा रख के देखे हैं, इवन मैंने मुर्गियां भी रख के देखी हैं, लेकिन थोड़ी फैंसी मुर्गी जो है वो बीमारी जल्दी पकड़ती है। मुर्गियों की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी बीमारी जो है वो एक दूसरे से फ़ौरन मुंतकिल होती है। तो गाइस ये है माइक्रोकैंथा मीडियोपिक्टा, और ये पाकिस्तान में आने वाले जो पहले प्लांट थे माइक्रोकैंथा मीडियोपिक्टा के, उनमें से ये प्लांट है। ये अपनी मर्जी से ऑफसेट निकालता है। अब इसके तकरीबन 3-4 ऑफसेट आए हुए हैं जो कि ज़्यादातर ग्रीन है, लेकिन 3-4 ऑफसेट निकालने के बाद अब इसने ये एक वेरिकेटेड यहाँ पे करके ऑफसेट दिया है। ये बेसिकली इम्पोर्ट हुआ था इंडोनेशिया से, ये प्योर मीडियोपिक्टा नहीं है, प्योर। तो गाइस जो ओरिजिनल माइक्रोकैंथा मीडियोपिक्टा है वो थोड़ा इससे डिफरेंट होता है, उसकी वेरिगेशन थोड़ी ज़्यादा ब्राइट होती है और उसमें किसी किस्म की कोई स्ट्राइप्स नहीं होती, और वो इससे बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोइंग है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है। मैंने एक बहुत अच्छा और हेल्दी प्लांट ने एक दोस्त को दिया था, अब मुझे नहीं पता कि उनके पास अवेलेबल है कि नहीं। यही वजह है कि जो माइक्रोकैंथा मीडियोपिक्टा ओरिजिनल प्लांट थे वो लोगों के पास इसी वजह से डेड हो गए, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव प्लांट था। एस्ट्रोलॉब गोल्डन बैरल के द्वाले हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं अब इधर, मुझे लगता है कि वीड खा रही है, क्योंकि ये तो कांटे हैं, इसको अगर चूंच मारेगी तो कांटे इसको लग जाएंगे। इस टाइम फुल इंजॉय कर रहे हैं, और इस टाइम
हर तरफ घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ है वो खाने की है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कॉर्नर है यहाँ पे बड़े कैक्टस ला के लगा दिए जाएं, मतलब ज़मीन में ना लगाए जाएं, लेकिन ये है कि गमलों में शिफ्ट कर दिया जाए। जैसे हमारे पास ये गोल्डन बैरल है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे गोल्डन बैरल रख दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास रूफ टॉप पे भी कुछ अच्छे कैक्टस और अच्छे साइज में गोल्डन बैरल और फेरो कैक्टस पड़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी यहाँ पे ला के और बड़े गमलों में शिफ्ट कर दिया जाए। उसका फायदा ये होगा, ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। ये जो गोल्डन बैरल है इसकी एज बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ग्रो भी नहीं कर रहा क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा अच्छे सॉइल में नहीं लगा हुआ। लेकिन मसला ये है कि अब बैरल का अपना वेट बहुत ज्यादा है, ये अकेला बंदा नहीं उठा सकता। प्लस दोस्तों इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि इसका वेट जो है वो 35 to 40 kg के करीब होगा, जो कि एक बंदे के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई हेल्पर साथ हो जाए तो फिर इसको निकाल के लगाते हैं। यहाँ पे सीड लगा के मैंने रख दिए थे, अब उनका रिजल्ट देखते हैं कि क्या बना है, क्योंकि मैं भी तकरीबन 2 दिन बाद यहाँ पे विजिट करने लगा हूँ इस एरिए में। तो अब देखते हैं कि क्या बना है रिज़ल्ट। तो माशाल्लाह हमारे सीड जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन ग्रीन सा। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यूमिस है यहाँ पे भी इसके नीचे सीड होगा। अगर इसको प्यूमिस को आगे पीछे करूँगा तो सीड जो जर्मिनेट हुए सीड भी होंगे वो सारे ख़राब होने का चांस है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह रिज़ल्ट हमारा बड़ा बेहतरीन है। जो बाकी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सीड लगाए थे बाकी पॉट्स में क्या रिज़ल्ट है अभी, क्योंकि टाइम है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये ग्रीन ग्रीन सा ये भी सीड उगा हुआ है। इसी तरह कुछ दिन में और भी प्रोमिनेंट होते जाएंगे क्योंकि हवर्थिया की जो सीडलिंग होती है वो छोटी बड़ी होती है। आज मैंने पहले दिन एस्ट्रोलॉब को ऐसे ओपनली छोड़ा है और मैंने कहा चलें देखते हैं कि क्या करते हैं, ये ना हो कि कहीं प्लांट डैमेज ना करते। लेकिन फ़िलहाल तो ये यहाँ पे ही लगे हुए हैं और छोटी मोटी पत्तियाँ खा रहे हैं। और मेडिसिन खाने के बाद अब ये सिल्की वाइट की कुछ मूवमेंट बेहतर होना शुरू हुई है। ये वैसे पहले बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था, अब कुछ ये बेहतर होना शुरू हुआ है और अपनी पुरानी हरकतों की तरफ आ रहा है। किसी के पीछे जा रहा है, अब देखा है इसने किसी को, उसके पीछे जा रहा है ये। उधर कोई स्प्राइट की जंग चल रही है जो हमेशा होती रहती है ब्राउन और वाइट के दरमियान। तो गाइस बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि हमारे जो हवर्थिया के सीड है या एलोस के सीड है वो ग्रो ही नहीं होते या ग्रो होके खराब हो जाते हैं। असल में मेन मसला ये है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया है कि जब तक आप टेम्परेचर का ख्याल नहीं करेंगे, दूसरा आपका लगाने का तरीका नहीं ठीक होगा, तो बहुत सारे लोग जो है बॉक्स में लगा लेते हैं, बॉक्स में ग्रो तो हो जाते हैं लेकिन कुछ अरसे के बाद वो रॉट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बॉक्स में हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है और हीट का निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो अक्टूबर जो है वो बेस्ट टाइम है जब टेम्परेचर 35 या 35 से नीचे हो। ये बड़ा बेस्ट टाइम है आपके एलोज और हवर्थिया के सीड लगाने का। तो आप अगर ओपनली लगाएंगे तो इजीली जर्मिनेट भी होंगे, पानी का बस ख्याल करना पड़ता है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसकी वजह से आपका सीड जर्मिनेट ना हो। सिर्फ ये होना चाहिए कि आप जो सीड मॉस यूज करें वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट भी ना पड़े। मैंने मोस्टली जितने भी सीड लगाए होते हैं स्टैंड के नीचे उनका पॉट रखा होता है, इस वजह से उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। ये कुछ टिप्स हैं जिनका आप ख्याल करेंगे तो आपका सीड जो है वो हो ही नहीं सकता कि जर्मिनेट ना हो और जर्मिनेट होने के बाद रॉट हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।